दोस्तों नमस्कार। आज के इस सत्र में हम आपके सामने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं। प्रश्न इसी साल की पीसीएस की मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रश्न ये था कि आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पे टिप्पणी लिखिए। बड़ा सरल सा प्रश्न है, कोई घुमावदार नहीं है। 125 शब्द में लिखना है, 8 नंबर का प्रश्न और सीधा साधा प्रश्न पूछ रहा है कि टिप्पणी लिखें, उनका योगदान बताइए। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान का योगदान क्या है? तो जैसा हम जानते हैं 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेज़ों का यह दृढ़ विश्वास था कि क्रांति की जो षड्यंत्र थी, इसके जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे वो मुसलमान थे और वहाबी आंदोलन में सरकार ने जिस तरीके से आंदोलन का दमन हुआ, उससे यह विश्वास हो गया कि वे मुसलमानों को मुख्य जो है षड्यंत्रकर्ता मानते हैं। अब बात ये आती है कि धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ 1857 की क्रांति के बाद, और अंग्रेज़ों को ये महसूस होने लगा कि भारत में जो दो प्रमुख धार्मिक समुदाय है, हिंदू और मुसलमान, हमें किसी एक समुदाय को अपनी तरफ करना होगा। तो उन्होंने किया क्या कि राष्ट्रवाद की भावना का दमन करने के लिए उन्होंने मुसलमानों को अपने सहयोगी के रूप में स्थापित करने का निश्चय किया। अब समस्या ये है कि यह काम तभी किया जा सकता है जब वे अपने विचारों से मुसलमानों के एक सशक्त बौद्धिक वर्ग को प्रभावित कर सकें। और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस समय जो एक सशक्त बौद्धिक वर्ग का जो नेतृत्व कर रहे हैं वह सर सैयद अहमद खान हैं, और कोई छोटी मोटी हस्ती है भी नहीं। वे न्यायिक सेवा के एक अधिकारी रह चुके थे। 1878 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के वे सदस्य रह चुके थे। अंग्रेज उनकी जो है स्वामी भक्ति से इतने प्रभावित थे कि उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी थी। अब ऐसे में जो सेनापति बनाए गए वे सर सैयद अहमद खान थे, और सर सैयद अहमद खान एक चिंतनशील, एक उच्च तर्क क्षमता वाले व्यक्ति, एक बौद्धिक व्यक्ति थे। उनका ये मानना था कि मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए और उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए, तभी उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो सकती है। और उन्होंने यह भी कहा कि कुरान एकमात्र मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक है जिसका उन्हें फॉलो करना है। उन्होंने कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के दृष्टिकोण से किया। मतलब जो चीज़ मनुष्य के तर्क पे, मनुष्य के चिंतन पे खरा उतरता है वह स्वीकार करने लायक है, और जो चिंतन से, जो तर्क से परे है उसे स्वीकार करने लायक उन्होंने नहीं माना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती है वस्तुतः वह व्याख्या गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि रीति रिवाजों का अंधाधुंध अनुकरण गलत है। अब बात समझिए, वो कहना क्या चाहते हैं। वे बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों की सहभागिता को बढ़ाना चाहते हैं, वे मुसलमानों को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ वे अंधविश्वास, वे रूढ़ी परंपराओं
पे प्रहार भी कर रहे हैं, जो समाज में अज्ञानता की या शिक्षा की एक जड़ है, कारण है। इसके साथ साथ हमें देखेंगे कि वे स्वयं एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। उन्होंने कस्बों में स्कूल खोला, अनेक पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में एक मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की, जिसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ। उन्होंने स्त्रियों में साक्षरता बढ़ाने, उन्हें शिक्षित करने का अथक प्रयास किया। देखिए, कोई भी समाज यदि शिक्षित होना चाहता है तो उसे सिर्फ पुरुष वर्गों को शिक्षित नहीं करना पड़ेगा। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यदि किसी समाज का केवल पुरुष वर्ग शिक्षित है तो वह समाज केवल 1/4 शिक्षित है। लेकिन अगर किसी समाज की महिला शिक्षित है तो वह समाज को 3/4 शिक्षित कर देगी। आज भी आप वर्तमान में देखिए, बच्चों की जो शिक्षा का दायित्व है वो माताओं पे अधिक है। समाज की परंपरा ऐसी बनी है कि पिता को बच्चों के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिल पाता है तो वो बड़े गिने चुने टाइप के लोग हैं, बड़े सीमित संख्या में लोग हैं जो उतना उस स्तर पे उतनी गंभीरता से ध्यान दे पाते हैं। तो इसीलिए किसी भी समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार तभी बेहतर हो सकता है जब हम महिलाओं को शिक्षित करें। उसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों में कुछ रूढ़ियों को समाप्त करने का भी काम किया, कुछ गलत प्रथाओं को भी समाप्त करने का काम किया। उसके लिए उन्होंने जन जागरूकता चलाई, जैसे बहुपत्नी प्रथा। वे पर्दा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा के घोर विरोधी थे। हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि पर्दा प्रथा किसी भी समाज में स्त्री शिक्षा के लिए एक बाधक तत्व है। ये अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि पर्दा प्रथा किस प्रकार बाधक है। बहुपत्नी प्रथा यह किसी भी समाज में महिलाओं के सामाजिक शोषण, सामाजिक पतन का एक कारक है। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को सर्वप्रथम अच्छी शिक्षा प्राप्त करके नौकरियां प्राप्त करनी चाहिए तथा हिंदू समुदाय की बराबरी करना चाहिए। अब यहीं से एक समस्या होती है। वे मुसलमानों की शिक्षा प्राप्त करने और नौकरी प्राप्त करने के प्रति इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने वशीभूत हो जाते हैं कि वे अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो नीति का भी जाने अनजाने में उन्होंने समर्थन कर डाला। ये हो सकता है कि उस समय उन्हें लगा हो कि शिक्षा और रोज़गार प्राप्त करना बस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस मनोदशा को वे ही बेहतर समझ सकते हैं कि क्या कारण रहा हो। हम उसके पक्ष पे नहीं जाते हैं क्योंकि हमें उनके केवल शिक्षा में योगदान की बात करनी है। तो हम देखेंगे कि यह उनके जीवन का एक नकारात्मक पक्ष रहा और धीरे धीरे उनकी जो एक सोच थी, जो समरसता की जो सोच थी, एक समभाव की जो सोच थी, वह सांप्रदायिक सोच में परिवर्तित होने लगी। इतिहास में आपको 2 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो शुरू में बड़े सेकुलर छवि के हैं, सेकुलर विचारधारा के हैं और बाद में उनकी ख्याति जो है एक सांप्रदायिक नेता के रूप में हुई।
सर सैयद अहमद ख़ान भी उसमें एक हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी उसमें एक हैं। वे अपने विचारों का प्रचार प्रसार पत्रिकाओं के माध्यम से भी करते थे। उन्होंने पुस्तकों की रचना की, उन्होंने स्कूल कस्बे खोले, महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने काम किया, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, तलाक, बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा, इसका उन्होंने विरोध किया। इसके जो नकारात्मक तथ्य थे उसको उन्होंने सुधारने का काम किया। और हम देखेंगे कि उन्होंने सर्वप्रथम हिंदू और मुसलमान को भारत की दो सुंदर आंखें कहा। उनका ये मानना था कि उत्थान और विकास साथ में रहकर ही हो सकता है। ये अलग बात है कि बाद में उनकी सोच बदल गई और वे कुछ और सोचने लगे। 125 शब्दों में मुझे लगता है इतने पॉइंट पर्याप्त हैं। इसे आप लिख सकते हैं, लिखने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ पॉइंट आपको और समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।